हिमाचल में कश्मीर पर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर शहर के एक भले दंपत्ति पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। उसकी पूरी फैमिली को मॉलेस्ट करते हैं, इनफैक्ट कुछ को तो जान से भी मार देते हैं। इसके बदले इन गुंडों ने एक सुपारी ली थी। अपना काम खत्म कर लेने के बाद में जब ये पूरा गैंग गाड़ी में बैठकर जा रहा था तो एक शख्स जो कि इन्हीं में से ही था, थोड़ा सरफिरा सा था। वेल, इसका नाम तो पूरी मूवी में बताया नहीं गया, तो रेफरेंस के लिए टॉमी रख लेते हैं, क्योंकि हर बार बैकग्राउंड में टॉमी टॉमी का एक बीजीएम चल रहा था। अब अगर टॉमी की थोड़ी सी ब्रीफ दी जाए तो इसे उसके घर में एक गन मिलती है, वो भी अपने पास में रख लेता है। उस दंपत्ति की एक छोटी बेटी भी होती है, उसका वहीं पर रेप कर देता है। टीम मेंबर्स को लगता है कि एक दिन टॉमी हम सबको खर्च कर देगा, यानी कि हम सभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहाँ पर घुस आया था एक लकड़बग्गा यानी कि हाइना। पूरे शहर के लोग उससे डर कर इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो हर आमने सामने आने वाले शख्स को खा रहा था, उसे नुकसान पहुंचा रहा था। बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके थे। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आ जाते हैं, बट सिचुएशन ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इनमें एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसका नाम होता है जोशी, जो कि अपने फ्रेंड पार्थिबन को कॉल लगाकर बताता है कि स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा हाइना घुसा है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बच्चे तक उसका शिकार बन सकते हैं। पार्थिबन जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वो अपने बेटे से कहता है कि दुनिया में किसी से भी नहीं डरता मैं, बस तेरी माँ को छोड़कर। वैसे तो आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन अगर लेट हो जाऊं तो घर पे बताना मत कि किस वजह से हुआ था। जिसके बाद समय रहते पार्थिबन वहां पहुंच जाता है। जोशी उसे पूरी सिचुएशन बताता है, जिस पर पार्थिबन का कहना था फटाफट से एक ट्रैंकुलाइजर का जुगाड़ लगाओ। ट्रैंकुलाइजर बेसिकली एक गन होती है जिसमें बुलेट की जगह एक लंबा वाला कैप्सूल लगता है, जो कि अपने टारगेट को जल्द से जल्द बेहोश कर देता है। अब एज यूजुअल कहानी के हीरो हैं हमारे पार्थिबन, तो वो तो लकड़बग्गे से जीतेंगे ही, और एट द एंड वो बेचारा ट्रैंकुलाइजर की मदद से शांत भी हो जाता है। जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पार्थिबन कश्मीर के एक रेनॉन कॉफी कैफे के ओनर हैं, और अपनी शर्ट के फट जाने की वजह से काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि शाम को इनकी वाइफ मतलब दोनों की ही एनिवर्सरी थी, और लेट हो जाने की वजह से जो इनकी वाइफ यानी कि सत्या है वो इन पर गुस्सा होती है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में प्यार हो तो कोई भी गुस्सा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, और अगर प्यार हो ही ना तो फिर आप चाहे 10 बार समझाओ या 20 बार, सामने वाले के लिए ये सारी चीजें काला अक्षर भैंस बराबर है। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, दोनों बच्चे चिंटू और सिद्धू होते हैं अपनी अपनी क्लासेस में, मगर एक तरफ मम्मी जाकर चिंटू को लेकर आती है और बोलती है कि पापा बीमार है, वहीं पर पापा जाकर सिद्धू को लेकर आते हैं क्लासरूम से और टीचर को कहते हैं कि मम्मा बीमार है, और ऐसे करके दोनों बच्चों की बंक करवा देते हैं, और फिर होल फैमिली सेलिब्रेट करती है इस एनिवर्सरी को। मीनवाइल वो सभी गुंडे जिन्होंने अभी अभी सुपारी का काम खत्म किया था, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन उसका कहना था कि पुलिस की नजर अभी हमारे ऊपर ही बनी हुई है, मैं भी पैसा डिस्चार्ज कर नहीं सकता, तो इस वक्त जहां पर हो 7-8 दिन के लिए वहीं पर रहो। लेकिन उन किलर्स का कहना था कि हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है, मगर उनका कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात नहीं सुनता। अब इन लोगों को यहीं पर 7-8 दिन निकालने थे, तो ये जुगाड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर पार्थिबन अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है कि सपोज करो एक किलर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे अपने किसी की जान जाने वाली है। फर्ज करो तुम्हारे हाथ में बंदूक है और पास में फोन भी पड़ा है, तो क्या तुम फोन करके पुलिस को बुलाओगे या फिर उस बंदूक से जो कि तुमसे थोड़ी दूर पड़ी है उससे दुश्मन को मार दोगे? जहाँ पर सत्या कहती है कि दोनों बच्चे छोटे हैं, रात बहुत हो चुकी है, इन्हें सोने जाने दो, बातें कल सुबह कर लेना, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। मगर रात भर ये पूरी कॉन्वर्सेशन सिद्धू के माइंड में चल रही थी, और नेक्स्ट डे आकर वो पार्थिबन यानी कि खुद के फादर से कहता है कि बंदूक उठाकर उस किलर को शूट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं था। उसी रात को इन गुंडों ने रोड पर एक और जो गाड़ी जा रही थी उस पर एक पत्थर फेंक दिया। पहले तो गाड़ी को रोक लिया और उसके अंदर जो फैमिली जा रही थी उसके पैसे लूटकर गाड़ी में आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। मॉर्निंग में जोशी आकर इस पूरे इंसिडेंट्स को पार्थिबन को बताता है कि यहाँ कल एक रात को हादसा हो चुका था, जहाँ पर पार्थिबन की दूर सोचने की नजर उसे ये बताती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। पार्थिबन एक खुशनुमा और एक बिंदास दिल इंसान था, जो कि बच्चों को डांस वांस करना भी सिखाता था। तो एक दिन वो अपनी बेटी चिंटू को डांस सिखा रहा था, और उसकी एम्प्लॉय जो कि कहती है कि रात हो चुकी है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। मगर वही टॉमी जो इन गुंडों की टीम से थोड़ा सरफिरा था, वो इनके कैफे में आ जाता है और उस एम्प्लॉय का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे एक चॉकलेट कॉफी चाहिए। पार्थिबन अपने कैफे में झगड़ा नहीं करना चाहता था, इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉय की जान भी बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे चॉकलेट कॉफी बनाकर ला
लाकर देने वाला होता है। बट इसी बीच में बहुत टाइम निकल जाता है तो उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी कैफे में आ जाते हैं। पार्थिबन के कैफे का नाम होता है वाइल्ड बीन्स। इस वक्त पार्थिबन समझ चुका था कि लोग ज्यादा हो चुके हैं, पंगा बढ़ने वाला है, तो वो चुपचाप जाकर अपने गले में से सारे पैसे निकाल कर इन्हें दे देता है। जहाँ पर उनकी गैंग का लीडर कहता है कि सुन, पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए, अब यहाँ से निकलते हैं। बट टॉमी का कहना था कि इनकी नजरों में हम सबके थोबड़े छप चुके हैं, हम यहाँ से भाग भी गए तो कल को पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी, तो इन तीनों का तो गेम बजाना ही होगा। इन तीनों का इट मींस चिंटू, पार्थिबन एंड द एम्प्लॉय, जिसका नाम था ज्योति। तो इसी चक्कर में इनके बीच में खूब मारामारी होती है। पहले पार्थिबन इन पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं कर रहा था, ओनली खाली मुक्के लात वात मारकर इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। मगर जो टॉमी था वो बहुत हरामी पीस था और उसने मौका रहते पार्थिबन को न मारकर उसकी बेटी को मारने के बारे में डिसाइड किया। अगर बेटी को बचाएगा तो उसकी एम्प्लॉय मारी जाएगी, एम्प्लॉय को बचाएगा तो बेटी मारी जाएगी। तभी उसे अपने सामने बंदूक दिखाई पड़ती है और उसे अपने बेटे को दिया हुआ रात का लेसन याद में आता है, जिस पर वो खुद ही बंदूक उठाकर उन 5 गुंडों के हेडशॉट लगा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे कैफे में पुलिस आ जाती है, लोकल पब्लिक आ जाती है और इस केस को कोर्ट तक ले जाया जाता है, जहाँ पर डिफेंस एडवोकेट ये बताती है कि इस खूनी ने 5 खून किए हैं, जबकि पार्थिबन के वकील का कहना था कि इन सब ने पूरे कैफे में तोड़फोड़ करी, इनफैक्ट इन सभी की जानें भी जाने वाली थी, तो अपने डिफेंस के चक्कर में पार्थिबन को ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन डिफेंस एडवोकेट का कहना था कि अगर सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने की कोशिश भी करी तो भी एकदम से सटीक 5 गोलियों से 5 वार, वो भी बिल्कुल हेडशॉट कैसे मारे गए। एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन पार्थिबन के एडवोकेट का कहना था इनके अंडर रिजर्व फॉरेस्ट आता है, ये वहाँ की देखरेख भी करते हैं, तो इसीलिए इन्हें इन चीजों की ट्रेनिंग मिली है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में नेक्स्ट डे 5 अलग अलग नॉर्मल लोगों से शूटिंग करवाई जाती है। अब कोई तो कहाँ निशाना मारता है, कोई कहाँ पर, और जब पार्थिबन की बारी आती है तो वो सटीक निशाने पर टकाटक हेडशॉट लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है। सो कंक्लूजन में ये निकलता है कि पार्थिबन इस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है, मगर उन 5 की, मतलब जो गुंडे थे, उनकी फैमिली को ये गवारा नहीं था। इनफैक्ट उनका जो लीडर था, उसकी वाइफ इस पूरे कांड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो एक कसम खा लेती है कि जब तक पार्थिबन, यानी कि जिसने मेरे भाइयों को और मेरे हस्बैंड को मारा है, उसे मौत के घाट तक नहीं उतार दूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। वहीं जब कश्मीर में पार्थिबन और उसकी फैमिली मार्केट में सब्जी वगैरह लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन गुंडों के परिजन आकर इन पर अगेन हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी मार्केट में बहुत मार कुटाई होती है, बहुत सारे लोगों की जानें वगैरह भी जाती है, जिस पर फाइनली गुस्से में आकर पार्थिबन हेल्प मांगने के लिए पहुंचता है और बोलता है कि हमें एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की जरूरत है जो कि 24 घंटे मेरे घर के बाहर बंदूक के साथ तैनात होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर आए दिन गुंडों का हमला होता रहता है। मगर पुलिस को लगता है कि आजकल हर अरे गहरे नत्थु खेरों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इन्हें पुलिस वाला चाहिए जो 24 घंटे इनकी मदद के लिए बंदूक लेकर खड़ा रहे सर्दी धूप गर्मी में। हम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? इस बात पर पुलिस वाले और पार्थिबन में तू मैं हो जाती है। लेकिन जोशी, जो कि पार्थिबन का फ्रेंड होता है, वो ऑलरेडी पुलिस वाला होता है, तो ये लोग मिलकर एक तिकड़म लगाते हैं। पार्थिबन कहता है कि मेरे पीठ पर जोरदार एक खरोंच का वार बना दो, जिसके बाद ये जज साहब के पास जाते हैं और लीगली इनके पास अब ये अथॉरिटी आ जाती है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अब इन्हें कोई तो एक बॉडीगार्ड देना होगा। मगर इसमें पार्थिबन की डिमांड थी कि पुलिस वाला अगर इन्हीं के गांव से हो तो ज्यादा बेटर है और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हो तो और भी बेटर है। जिसके बाद नेक्स्ट डे इनके घर पर पहुंच जाता है द वन एंड ओनली नेपोलियन, जिसे हमने कहती मूवी में भी देखा था। जब नेपोलियन की एंट्री होती है तो पार्थिबन उसे देखकर हंसने लगता है। इनफैक्ट ये सोचने लगता है कि बॉडीगार्ड चाहिए था, कोई पौधों को पानी देने वाला माली नहीं। बट अब पुलिस डिपार्टमेंट से यही चीज अवेलेबल हुई है तो काम तो चलाना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात पूरे गांव में, मतलब पूरे कश्मीर में फैल जाती है कि पार्थिबन नाम का एक शख्स है जो कि कैफे चलाता है, उस पर कुछ गुंडों ने पहले भी हमला किया था, इस बार भी हमला किया है और अब उनके घर के बाहर एक बॉडीगार्ड को भी तैनात कर दिया गया है। अब ये खबर पहुंच जाती है साउथ तक, जिसमें दास एंड दास कंपनी में जो वहाँ का मेन ओनर था, जिसका नाम है हेरोल्ड, उसे पार्थिबन की फोटो दिखाई जाती है। जिसके बाद वो अपने बॉस यानी कि एंथनी दास को इसकी फोटो दिखाता है और उसके बाद में एक पुरानी फोटो को ये, मतलब एक बड़ी सी फ्रेम में थी, उसे लेकर आते, तोड़ते हैं और उस पर ड्राइंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर ये बताया जाता है कि पार्थिबन कोई और नहीं बल्कि लियो दास है, जो कि इस कंपनी का पुराना मालिक था। अब जहाँ एक तरफ पुराने गुंडे जो कि 4-5 थे मारे गए थे, उनकी फैमिली पार्थिबन से तो बदला लेना ही चाहती थी, ये तो एक अलग ही बात चल रही है। वहीं दूसरी ओर अब एंथनी दास पार्थिबन के पीछे पड़ चुका था। हेरोल्ड का कहना था कि क्या 40 लोग उसे यहाँ तक वापस लाने के लिए काफी रहेंगे, जहाँ पर एंथनी का कहना था कि अगर वो सचमुच लियो हुआ तो 40 क्या 400 कम पड़ेंगे। नेक्स्ट डे एंथनी खुद पार्थिबन के कैफे में पहुंच जाता है और बोलता है कि लियो तूने मुझे पहचाना, जहाँ पर पार्थिबन कहता है कि बॉस मैं कोई लियो नहीं हूँ, एक छोटा सा आम आदमी हूँ,
इस छोटे से शहर में एक छोटा सा कैफे चलाता हूँ, आपको क्या चाहिए ला कर देता हूँ। मेरे यहाँ अच्छी कॉफी मिलती है, अच्छी ब्रेड मिलती है, अच्छे टोस्ट मिलते हैं, बिस्किट वगैरह भी हैं। मगर एंथनी का कहना था कि ये देख, ये तेरे ब्रांड की सिगरेट है, इसे तूने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और ये तेरे ब्रांड की अल्कोहल जो कि हमेशा तू पिया करता था, आज मैं तेरे लिए दोनों लेकर आया हूँ। जिस पर पार्थिबन का कहना था कि सर, ये शरीफों का कैफे है, अगर अल्कोहल पीनी है या फिर स्मोकिंग करनी है तो आप यहाँ से बाहर चले जाइए। और जहाँ तक रही लियो की बात, तो मैं लियो नहीं हूँ। मगर एंथनी उसकी आंखों में देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तू ही लियो है, और ये कहकर वो बाहर अल्कोहल पीने के लिए निकल जाता है। एक बात तो है यार, संजय दत्त का एटीट्यूड इज टॉप नॉच। वही नेक्स्ट डे सत्या यानी कि लियो की वाइफ कुछ खरीदारी करने के लिए जब मार्केट जाती है तो गुंडों के परिजन जो कि अभी तक अपने भाइयों को बदला नहीं ले पाए थे, वो आकर सत्या पर हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन तभी एंथनी वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ काट देता है, वो भी सत्या के सामने, और बोलता है कि ये मेरी पोती पर हाथ उठाना चाहते थे। पोती यानी कि लियो की बेटी चिंटू, मगर अब कभी हाथ नहीं उठा पाएंगे, जा बेटी घर जा। अब घबरा कर सत्या फटाफट से लियो को कॉल करती है और बताती है कि कुछ लोगों ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी, मगर एक दिन पहले जो शख्स तुम्हारे कैफे में आया था उसने आकर मेरी जान बचाई, और वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हारे पिता हैं। मैं यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही हूँ, जल्दी से घर पर आ जाओ। अब इस वक्त सिद्धू जो था वो स्कूल में था, तो फटाफट से पार्थिबन अपने बेटे को कॉल लगाकर कहता है कि मैं कैफे से जितना जल्दी हो सकता हूँ भाग के घर आता हूँ, तू भी फटाफट अपना जैवलिन लेके घर पे पहुंच, और कोई भी दरवाजा खोले तो बिना सोचे मुंह पे मार देना। अब भागता भागता फटाफट से सिद्धू अपना जैवलिन लेके घर जाता है, और जो भी इंसान दरवाजा खोले उस पर जैवलिन फेंकने के लिए तैयार होता है। मगर उस वक्त घर पे कोई नहीं था, बाहर जो नेपोलियन थे वो भी पता नहीं चाय सुट्टे के लिए कहीं गए हुए थे, और लियो जब घर में भागता हुआ आता है तो सिद्धू उस पर जैवलिन थ्रो कर देता है। खैर एक बात की खुशी भी थी कि सिद्धू ने अपना शॉट मिस नहीं किया या फिर डर के मारे थ्रो नहीं किया। वहीं एक बात का गम भी था कि नेपोलियन अपनी जगह पर नहीं खड़ा था, इनफैक्ट पार्थिबन को भी घर पहुंचने में देरी हो चुकी थी, जिस पर वो नेपोलियन को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि आखिर आपका होना ना होना बराबर है, यहाँ पर आप आए ही क्यों हो, और किताबों में क्या झूठ लिखा था कि आपने एक साथ 500 लोगों को मशीन गन से उड़ा दिया, ये झूठी अफवाह है क्या? जिस पर नेपोलियन कहता है कि सर, जैसा आप मुझे सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं बीमार था इस वजह से दवाई लेने के लिए गया था, मगर अब अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपना काम निभाऊंगा। मेरे रिटायरमेंट में भी 3 दिन और है, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। और रही बात मशीन गन से 500 लोगों को उड़ाने की, तो मैंने सिर्फ मैनुअल रीड किया था, चलाई तो मशीन गन दिल्ली ने थी। अब जो दिल्ली की यहाँ पर बात चल रही है वो कैथी मूवी से डायरेक्ट रेफरेंस है, तो यहाँ पर LCU की एक और कड़ी जुड़ जाती है, मतलब कि लोकेश कनकराज यूनिवर्स बन जाता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सत्या यानी कि पार्थिबन की वाइफ, उसने जब एंथनी दास से ये पुरानी बातें सुनी थी कि वो लियो है, पूरी दास कंपनी उसी की है, आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ी सिगरेट फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, वो भी इसी की ही थी, तो इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो सबसे पहले जोशी से मिलती है और उसके बाद उसके घर में जाती है, जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। वो अपने बेटे यानी कि पार्थिबन के स्कूल के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, जीते हुए मेडल्स दिखाते हैं, बचपन की फोटोज दिखाते हैं और बताते हैं कि वो मेरा ही बेटा है, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो लियो वगैरह है तो निश्चिंत होकर घर चले जाओ। वहीं पर जोशी जाकर 20 साल पुराने वाले सिगरेट फैक्ट्री के एक गुंडे से मिलता है जिसका नाम होता है रामानुजन। जोशी का उससे पूछना था कि आखिर लियो कौन है। अब यहाँ से कहानी थोड़े से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि आज से 20 साल पहले एंथनी दास ने अपनी सिगरेट की फैक्ट्री शुरू करी, मगर लोगों के सामने तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री थी, लेकिन अंदर इंटरनली ड्रग कार्टेल चलता था, यानी कि बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स की स्मगलिंग और सप्लाई वगैरह सब कुछ चालू था, जिसमें उसका राइट हैंड था उसका छोटा भाई हैरोल्ड एंथनी। जहाँ एक तरफ इस ड्रग्स के धंधे से उनका पूरा का पूरा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास से एंथनी दास भी पागल होता जा रहा था। उसका मानना था कि जितनी भी बलि दी जाएगी उससे बिजनेस और बड़ा होता जाएगा। तो पहले तो एंथनी सिर्फ जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे इस बलि देने का क्रेज उसमें इतना बढ़ गया कि उसने इंसानों तक को नहीं छोड़ा। वो हर बिजनेस डील के पहले एक इंसान की बलि देता था, जिसके बाद में उस काम को फाइनलाइज किया जाता था। मगर एक बार एंथनी का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट 200 टन का माल था, यानी कि ड्रग्स, वो पुलिस ने पकड़ लिया था और एंथनी का कोई भी बाशिंदा, मतलब उसकी टीम का कोई भी मेंबर उस ड्रग्स को छुड़वाने में कामयाब नहीं हो रहा था। तब वहाँ पर लियो की एंट्री होती है, जो कि हर पुलिस वाले को धो पीट के उस ड्रग्स को ले आता है अपनी फैक्ट्री में, जिस पर एक बहुत बड़ा जश्न होता है। हर कोई मतलब दारू वारू पी के डांस करते हैं और एक फेमस गाना जो कि आपने काफी सारे इंस्टा रील्स में और यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा है वो भी आता है। मगर इसी जश्न के दिन जो एंथनी के बाकी सारे पंडित और पादरी वगैरह थे, वो आकर एंथनी से कहते हैं कि बहुत सालों की खोजबीन के बाद में इन्हें 2 ऐसी कुंडलियां मिली है जिनका अगर तुम बलिदान दे देते हो तो तुम्हारा बिजनेस 100 गुना हो जाएगा।
और जब वो कुंडलियां चेक की जाती है तो वो निकलते हैं एंथनी का बेटा यानी कि लियो दास और उसकी बेटी एलिसिया दास। और इन दोनों को मरवाने में हैरोल्ड भी अपने भाई का साथ देता है, जिस पर एंथनी और एलिसिया को गुस्सा आता है कि एक बाप इस हद तक गिर चुका है कि उसके बच्चों को ही मारने पर आ गया। लियो का कहना था कि एंथनी, तू उस वक्त भी नहीं रोया जब मेरी माँ मर गई थी। इस अंधविश्वास में इतना खो चुका है कि अपने ही बच्चों की जान ले रहा है। अब वहाँ पर खूब मारपीट होती है, बहुत